नमस्कार, आपके साथ मैं चमन सिंह बिहारी और इंडिया हेड पे आपका खास स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम जाटलैंड का किंग कौन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत और कोशिश कर रही हैं, जिसको लेकर चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सकें। इसको लेकर एक तरफ जहां पार्टियां माई समीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जाटलैंड पर भी सभी दलों की नजरें हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। आइए हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं क्या है पश्चिमी यूपी की 14 सीटों का गणित। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। उपचुनाव में रामपुर सीट पर भाजपा के खाते में चली गई थी। सपा बसपा के प्रत्याशी कई सीटों पर जीते, लेकिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ी आरएलडी के साथ। 2014 में भी आरएलडी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे भी सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के पास पश्चिमी यूपी की मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, रामपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीटें हैं। बसपा के पास 4 सीटें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर और अमरोहा है। इसके अलावा मुरादाबाद, संभल पर भी बसपा की सीटें हैं। हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जुड़ चुके हैं। आइए, स्वागत है आपका चौधरी साहब। नमस्कार सर, जाटलैंड पे सियासत गर्म है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाटलैंड तो चाहे 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, शुरुआत पूरी के पूरी इसी हमारे जाटलैंड से ही शुरुआत होती है। और यहाँ से शुरू हुआ के जो हवा चलती है वो पूरे देश में जाती है। 2014 का चुनाव भी बीजेपी ने यहीं से शुरू किया, उसके बाद 19 का भी। तो आज जो जाटलैंड की स्थिति है, जो किसान आंदोलन, जो दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने दिया, आज पूरे का पूरा किसान देख रहा है। आज किसान वही कर रहा है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, धीरे धीरे वही स्थिति लाने वाला है कि आपने हमें दिल्ली में नहीं आने दिया, आप हमारे गांव में अब आके देखिएगा। तो कहीं ना कहीं जाटलैंड में पूरी तरह वो किसान आंदोलन घुसा हुआ है। पूरी तरह किसान आंदोलन का जो है, आज एमएसपी को लीगल कानून बनाने के लिए इंडिया गठबंधन कह चुका है कि हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 महीने आंदोलन के बाद भी और आज भी जब ये शंभू बॉर्डर पे किसान बैठा है तो इन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से किसान पूरी तरह नाराज है। भारतीय जनता पार्टी से अग्निवीर योजना को लेकर नौजवान पूरी तरह नाराज है और पूरी तरह लोगों ने मन बना लिया है। इस बार इंडिया गठबंधन जो हवा चल रही है, पूरी तरह जाटलैंड जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और हमारा लोकदल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराने जा रहे हैं। और अभी पश्चिम की कई सीटों को आप देखेंगे तो वहां आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। नंबर 1 पे तो तय हो चुका है, आज चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे कैराना हो, यहाँ पे नंबर 2 की लड़ाई हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। लेकिन तो सुनील जी, इस बात का है, लेकिन सुनील जी, जाटलैंड की बात करेंगे तो वहाँ के नाम है काफ़ी। जयंत चौधरी जी हैं, वहाँ से काफ़ी बड़ा नाम है जयंत चौधरी जी का, और जाट के वोटों पे उनका वोट बैंक साधने के लिए काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है। वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? जाटलैंड का जो आपका वोट बैंक है, क्या वो 2 खेमे में बढ़ जाएगा? सुनील जी देखिए, बिल्कुल जयंत जी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि जयंत चौधरी जो है उस वोट की राजनीति करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, विपक्ष का वोट था। चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजनीति करी अपने जीवन में या उनके अनुयायियों ने जो करी, वो विपक्ष की राजनीति करी, सत्ता की राजनीति कम करी। विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाकर लोकदल हमेशा संघर्ष करता था। और आज भी जो जैन जी के पास पीछे 2-4 सालों में जो वोट जुड़ा, किसान आंदोलन का जुड़ा या भाजपा के खिलाफ का वोट जुड़ा, तो जयंत चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हों, लेकिन वो वोट बैंक बिल्कुल भी भाजपा के खिलाफ है, वो वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। और यही कारण है कि सहारनपुर की रैली में
और आके की नगीना की रैली में, जब सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने साथ लेना भी गुजारे नहीं समझा और मना कर दिया गया उन्हें मंच पर आने से। लेकिन उसके बाद में उनका खुद का प्रत्याशी बिजनौर में जहां लड़ रहा था, वहां मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन वो स्वयं नहीं पहुंचे। लेकिन सुनील जी, अभी आपने जिक्र किया किसानों का, तो क्या सिर्फ किसान जो हैं पश्चिमी यूपी के अंदर ही हैं, जाटलैंड में ही सिर्फ किसान हैं, भारतवर्ष में और कहीं किसान नहीं है क्या? पूरे देश में, तमिलनाडु से लेके, केरल से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके सारे देश में किसान हैं। सारे देश में किसान आंदोलन हुआ, देश का किसान चाहे तमिलनाडु, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव जो है सुनील जी, वो जाटलैंड पे दिखा है। पश्चिमी यूपी के किसान जो है पूरे दमखम के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। हम सबने, आपने और हमने सबने विजुअल्स देखे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास पड़ता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये जो बाकी बंगाल, ये दिल्ली से दूर पड़ता है। और जो घेरने का काम मुख्यतः होता है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि दिल्ली के पास हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान पूरे देश में नहीं है। आज अगर एमएसपी का फायदा मिलेगा, तो चाहे तमिलनाडु का किसान हो, चाहे केरल का किसान हो, चाहे पश्चिम बंगाल का किसान हो, पूरे देश के किसान को फायदा होगा। तो आज देश के किसान को एमएसपी का कानून जो एक बनना चाहिए था, लीगल कानून होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने 11 महीने आंदोलन के बाद वादा किया। खुद मोदी जी उस कंज्यूमर कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन अडानी अंबानी के दबाव में जिस तरह सरकार चली, अडानी अंबानी के चलते वो कानून नहीं लागू हुआ और उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं बनी। और यही कारण है कि देश के किसान को 6,000 रुपए देके भत्ता, उनको जो उनका अपमान तो किया जा रहा है साल में 6,000 देके, लेकिन उनको उनके पैरों पे खड़े होने नहीं दिया जा रहा। किसान की मांग है कि उन्हें उनके फसल का दाम मिले। जब फसल का दाम मिलेगा तो किसान शौचालय भी बनवा लेगा, आवास भी बनवा लेगा, और ये सरकारी फर्जी योजनाएं जो चल रही हैं ये किसान को जरूरत नहीं है। और जरूरत होगी तो किसान 6,000 रुपए साल मोदी सरकार या कोई भी केंद्र में सरकार रहेगी उसे दे देगा। लेकिन मोदी जी तो लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि हर एक भाषण में कहते हैं, किसान को, एक मिनट, आज किसान को अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है। किसान को उसका हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। मोदी जी, योगी जी खैरात बांट के खुश हो रहे हैं। खैरात जनता के टैक्स के पैसे की है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पैसे की नहीं है। ये खैरात जो बांट रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से 6,000 रुपए दे रहे हैं, कहीं गैस दे रहे हैं, कहीं शौचालय दे रहे हैं, कहीं आवास दे रहे हैं, कहीं फ्री राशन दे रहे हैं। तो ये जो खैरात बांट के वोट बैंक तैयार कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे का, इसका किसान आज पूरा जान चुका है। और किसान की मांग है कि हमें हक दो, हमें अपने पैरों पे खड़ा करो। किसान को जब हक मिलेगा, फसल का दाम मिलेगा, एमएसपी का कानून लीगल होगा, किसान पूरी तरह अपना समृद्ध हो जाएगा और वो केंद्र सरकार को 6,000 नहीं 10,000 रुपए साल दे देगा। किसान की ये मांग है। तो किसान का अपमान, जो अपमान निधि शुरू करी है, जिसको सम्मान निधि कहते हैं, ये नहीं जानते किसानों का सिर्फ अपमान कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। 500 रुपए महीने से किस किसान परिवार का भला हो जाएगा? कौन से परिवार का 500 रुपए महीने से भला हो जाएगा? तो ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे हैं। और किसान आज जान चुका है कि उसे उसका हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। इसलिए पश्चिम का किसान हो, चाहे तमिलनाडु का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, आज पूरी तरह आंदोलित है। और ये देश का किसान पूरी तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समाप्त करने का काम करेगा। जी, लेकिन सुनील जी, 24 जनवरी 2024 को जाटलैंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ की सौगात दी है और वो जाटों के वोट बैंक के क्षेत्र में गया हुआ है। उससे किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा, वहाँ की आम जनता को भी लाभ मिलेगा। तो क्या बीजेपी के क्या लुभावने वादे हैं क्या, या फर्जीवाड़ा है? देखिए, बीजेपी 2 लाख करोड़ करती है जब वो उत्तर प्रदेश में कोई समिट होता है और हम 2,20,000 करोड़ रुपए आएंगे उत्तर प्रदेश में निवेश। मैं तो 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ सर। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं तो 2 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैंने एयरपोर्ट पे लगे देखे कि उत्तर प्रदेश में इतनी इंडस्ट्री बढ़ रही है, इतना इंडस्ट्री कॉरिडोर बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पड़ रहा है, क्या हो रहा है। आज तक कहीं कोई उद्योग दिखाई नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। आज तक जो 20,000 करोड़ की बातें करें, 2 लाख करोड़ की बातें करें, इससे फर्जी बातें हैं। हकीकत यह है कि आज भी गांव उपेक्षित है, गांव को उनका हक नहीं मिल रहा है। गांव की सरकार दिल्ली और लखनऊ के एयर कंडीशन कमरों से चलती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गांव को इतना अधिकार देना चाहिए, गांव अपने पैरों पे खड़ा हो सके, किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए। ये इस बारे में गंभीर नहीं है। सिर्फ हर चुनाव में चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदल रही। और कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलने के लिए इस बार देश का चुनाव हो रहा है। किसान को हक मिलेगा, व्यवस्था बदलेगी। और देश में योगी जी जैसे जो ये फर्जी बातें कर रहे हैं, 20,000 करोड़ हो गया, 50,000 करोड़ हो गया, सब बातें हैं, जुमले हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। किसान को अगर आप उसका फसल का दाम लीगल नहीं कर सकते, तो पूरे देश के किसान को समझ में आ रहा है कि आप कुछ नहीं दे सकते। आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आप झूठे वादे कर रहे हो। जैसे 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, बुलेट ट्रेन ला रहे थे, ये सब फर्जी बातें थी। और आज भी वही जुमले चल रहे हैं चुनाव के समय। और ये किसान जान चुका है, पूरा देश का किसान जान चुका है, पश्चिम का किसान जान चुका है। और इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान पूरी तरह कमरबद्ध है। और चाहे जाटलैंड हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे तमिलनाडु हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह बस्ता बनने वाला है इस चुनाव में। लेकिन जाटलैंड से में जो दावेदार थे, जो मजबूत पिलर कहा जाता था जयंत चौधरी को, पहले वो अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए थे, अब बीजेपी के साथ जाकर के उनके खेमे में शामिल हो गए हैं।
तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से वो नाराज होंगे, उनकी नीतियों से नाराज होंगे, तब तो वो गए। मेरा पहला सवाल ये है आपसे, और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, आप दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। सुनील जी, आज समाजवादी पार्टी का जो है घोषणा पत्र जारी हुआ। समाजवादी पार्टी ने जो है केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं को शिक्षा के लिए कह दिया, ठीक है। हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी पे कह दिया कि हम एमएसपी देंगे किसानों को, ठीक है। एमएसपी में अगर समाजवादी पार्टी से पूछा दे कि आप कितने फसलों पे देंगे, तो उनके प्रवक्ता जो हैं हमारे डिबेट शो में एकदम शांत हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। जी, पहला सवाल आपका जो था जी। कि जैन जी जो चले गए समाजवादी पार्टी से, जो चले गए, ठीक है, तो जैन जी का जो जाना था सत्ता के लिए, जैन जी पहले भी आपको याद रखना चाहिए कि 2009 में लोकसभा का चुनाव जैन चौधरी ने 5 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ, जी। 2009 में भी। जी। जैन जी पहले भी 2009 से पहले वो अमेरिका के नागरिक थे, इस देश के नागरिक भी नहीं थे, वो देश के किसान को नहीं जानते थे, वो अमेरिका से आए, चौधरी चरण सिंह के पोते थे। चौधरी चरण सिंह के पोते होने के कारण उनको, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैन चौधरी जी को जो है वंशवाद में मिला हुआ है क्या? वंशवाद में उनको मिला हुआ है कि मतलब जो ये पूरी तरह उनको जनता ने चौधरी साहब के नाम पे वोट दिया, वो चुनाव जीते 2009 में, उसके बाद में 2014-19 का चुनाव लड़े, हारे, और इस बार उन्हें एहसास हो गया कि शायद वो विपक्ष से नहीं जीत पाएंगे, तो भाजपा के साथ इसी रास्ते पर चलेंगे। जबकि हकीकत यह है कि इस बार देश का किसान भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा है, और जहां 700 से ज्यादा किसानों की जान गई हो इस किसान आंदोलन के कारण, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या की गई हो सरकार द्वारा, आज उस सरकार के पास जाके बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं भारत रत्न का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और वहां जहां गए हैं वहां भी उनका अपमान हो रहा है, चाहे सहारनपुर की रैली में उनको नहीं बुलाया गया, उनकी बिजनौर की खुद की रैली में वो नहीं पहुंच पाए, तो आज उनको भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह अपमानित कर रही है लेकर। तो आज जैन जी ने जो फैसला लिया, उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया, इस बात का उनको एहसास है। और आज जाटलैंड में लोग जैन चौधरी को, बिल्कुल जैन चौधरी अपने नाम पे वोट नहीं मांग सकते, वो सिर्फ मेरठ की रैली देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी की फोटो लगा के लोकदल का नाम लेते हैं, जबकि लोकदल के अध्यक्ष नहीं है जैन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय लोकदल अलग दल है, लोकदल अलग दल है, तो वो लोकदल का नाम बार बार ले रहे हैं, और लोकदल का नाम लेकर, चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर चुनाव में लोगों को बहलाने का काम, एक तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हर इंटरव्यू में वो लोकदल का नाम लेते हैं, वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का नाम नहीं लेते। राष्ट्रीय लोकदल वो दल है जो लोकदल से मिलता जुलता दल है, जो बनाया गया था, और राष्ट्रीय लोकदल के कभी सदस्य स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, जबकि इस लोकदल की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने करी, और इसने विपक्ष में रहकर हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया। और आज भी इंडिया गठबंधन के साथ जब ये चले गए, तो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ये लोकदल, पश्चिमी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, कर्पूरी ठाकुर इस लोकदल के नेता थे, बिहार में नीतीश कुमार, लालू जी, शरद यादव, पासवान जी इस लोकदल के नेता थे, हरियाणा में देवीलाल इस लोकदल के नेता थे, उड़ीसा में बीजू पटनायक इस लोकदल के नेता थे। लोकदल एक राष्ट्रीय दल था, तो जो राष्ट्रीय दल पूरे देश को चलाता था, उसको खत्म कर दिया आज 2 सीटों पे लाकर, और उसमें भी उनका अपमान हो रहा है। तो वो राष्ट्रीय लोकदल के नाम से एक झूठा लोकदल चला रहे हैं, डुप्लीकेट लोकदल चला रहे हैं, उनका अपमान भी हो रहा है। लेकिन लोकदल आज भी किसानों की लड़ाई के लिए, किसानों के एमएसपी के कानून के लिए, किसानों के हक के लिए पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोगों की बात हुई है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और 15 जून तक देश के किसानों को एमएसपी का कानून मिलेगा। राहुल गांधी जी दिलवाएंगे, अखिलेश यादव दिलवाएंगे, और पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ ही दिलवाएंगे, और 15 जून तक एमएसपी का लीगल कानून इस देश में मिलने जा रहा है किसानों को। जहां तक आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं जवाब दे पाए कितनी फसलों पर मिलेगा, तो जितनी भी फसलें होंगी उन सब फसलों पर एमएसपी का कानून, लीगल कानून मिलेगा, और इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला देश की अर्थव्यवस्था पे, और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। चौधरी साहब कहते थे किसान मजबूत होगा, किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो व्यापारी का फायदा होगा, व्यापारी का फायदा होगा तो उद्योगों का फायदा होगा। तो किसानों को पैसे देने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और जितना किसानों को परचेज पावर बढ़ेगी उतना ही किसान समृद्ध होगा। तो एमएसपी का कानून पूरे देश में सारी फसलों पर लागू किया जाएगा, आप आने वाले समय में मान के चलिए। आप इंडी गठबंधन का बड़ा जिक्र कर रहे हैं लगातार। इंडी गठबंधन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से काफ़ी उलटफेर चल रहा है, आपस में जो खेमे हैं वो अलग अलग चीज़ों को बांट रहे हैं। अगर आप रैली की बात कीजिएगा रामलीला मैदान में, वहाँ पे कांग्रेस ने यह साफ जाहिर कर दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये रैली नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो ये रैली कर रहे हैं, हम जो ये जितना धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा, वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है इसलिए कर रहे हैं। तो इंडी गठबंधन के अंदर चौधरी साहब पहले से ही जो अंदरूनी फूट लगी हुई है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है सभी लोगों को। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंडी गठबंधन में कोई फूट नहीं है। आप महाराष्ट्र में भी कल आप देखेंगे सीटों का समझौता हो चुका है,
और वो जो रैली आप दिल्ली की बात कर रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे ने आके कहा था कि दो आप फूट की बात कर रहे हैं सर, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, आप फूट की बात कर रहे हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी के अंदर कांग्रेस जो है अपनी सीटों की मांग कर रही थी और अखिलेश यादव अपनी बातों पर अड़े रहे और कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी गई यूपी के अंदर लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें अखिलेश यादव को देनी थी। इंडी गठबंधन में यही फैसला आया था सर, तो कहां से फूट नहीं है सर? रार तो है सर कहीं ना कहीं। इसमें कोई फूट नहीं होती। जब कोई भी दल आपस में मिलते हैं, अखिलेश जी की मांग थी, कांग्रेस गठबंधन ने थोड़ा सोचा और राहुल गांधी जी ने अपना सारा कुर्बान किया। आज कहते हैं, आज हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ने सभी देश में सभी के लिए कुर्बानी करी, चाहे बिहार में सीटें तेजस्वी को ज्यादा दी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इनको दी हो, अखिलेश जी को दी हो, चाहे बंगाल की सीटें ममता जी के लिए छोड़ दी हो, चाहे हर तरफ कुर्बानी देकर कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी आज इस देश में एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हमें इस देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें इस देश की तानाशाही सरकार को हटाना है, हमें इस देश के लोगों की आजादी बचानी है। क्योंकि अगर इस चुनाव में कहीं मोदी जीत गए तो आज ये देश की आजादी खत्म होने जा रही है। ये देश कहीं नॉर्थ कोरिया और रशिया की तर्ज पे जा रहा है। तो आज इस देश की आजादी को बचाने के लिए लोगों ने जो हमारे कुर्बानी दी, चाहे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी जो फांसी पर चढ़े, आज उन लोगों के द्वारा दिलाई गई आजादी बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने सारी सीटें चाहे जो जिसको चाहिए थी दी। और उसके बाद कांग्रेस सब तरह के समझौते करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की इस सरकार को हटाकर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतभेद हल नहीं किए जाते। मतभेद तो यहां तक है कि डी राजा आपके शामिल है इसमें गठबंधन में, लेकिन उनकी पत्नी राहुल जी के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रही है सीपीआई से। तो इसको मतभेद नहीं कहा जाता। लोकतंत्र में हर तरह की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन हम लोग वो हैं जो एक साथ मिलकर मंच पे खड़े होते हैं। हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि मंच की माला में राजनाथ सिंह आ जाएं तो उन्हें निकाल के फेंक दें। हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि अपना अकेला चेहरा दिखाएं। इंडिया गठबंधन देश के सभी दलों को लेकर चल रहा है, देश के सभी दलों के साथ। लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो सर, इंडिया गठबंधन ने तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया है अभी तक। चुनाव सर पर है, 10 दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। इंडी गठबंधन ने अभी तक प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं सामने लाया, खुलासा ही नहीं किया इस चीज का कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। जो लोग अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाती है तो जी बिल्कुल सत्ता में आ रही है, आप यकीन मान के चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश से 60 से ज्यादा सीटें इंडी गठबंधन जीतने जा रहा है। पहले चरण की जिन 18 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, पहले दूसरे चरण की, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को शायद ही कोई सीट सोचनी पड़ रही है कि वो जीत रही हो। सारी सीटों पर आप उठा के देख लीजिए तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है बसपा के साथ मिलकर। तो आज देश में जो उत्तर प्रदेश से जो हवा चुली हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, ये आगे वाराणसी तक जाएगी जहां 1 जून को मोदी जी का चुनाव होगा। आज ये भी देश में हो सकता है कि 1977 की तरह क्रांति आए और जब इंडिया गठबंधन की इतनी ज्यादा हवा चलेगी तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आज इस देश के हालात ये बन रहे हैं, ये 1977 की तरह क्रांति का चुनाव है। ये देश का मामूली चुनाव नहीं है, देश की आजादी बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश का अस्तित्व बचाने का चुनाव है। और आज सभी जाति, सभी वर्ग, किसी जाति किसी वर्ग के लोग हों, आज वो देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उस देश बचाने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी आवाजों को भी दबाया जा रहा है। जब मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके डाला जा सकता है, तो उसके लिए इंडिया किस जाति की बात कर रहे हैं सर आप? किस जाति को लेकर के बीजेपी ने किस जाति के अधिकारों का हनन कर दिया? किस धर्म को लेकर के, किस धर्म के बारे में बीजेपी ने नहीं सोचा है? जरा इसका भी आप इसका भी डिटेल बता दीजिए। बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से सर, वो भी तो जानना चाहूंगा किस तरीके से, क्योंकि आंकड़े तो ये कहते हैं, आप मेरे भी आंकड़े सुन लीजिए सर। आंकड़े ये कहते हैं 60 रुपए का डॉलर आज 85 रुपए का है, आंकड़ा ये कहता है। वो बात ठीक है सर आपकी, मैं सारी बात मान रहा हूँ, सारी बात जायज है, लेकिन आप पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं, जाटलैंड की बात कर रहे हैं। मैं जाटलैंड का आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2013 के अंदर सर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसके बाद ही बीजेपी सत्ता में काबिज हुई थी पश्चिमी यूपी के अंदर। ये 2013 का आंकड़ा है। उस टाइम पे सर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे सर, ये बात जायज है, इससे तो आप नहीं नकार सकते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि इस देश में जब जब दंगा होता है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है। तो साफ तौर पे आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं सर, आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं सर कि 2013 में क्या बीजेपी ने षड्यंत्रकारी रूप से दंगा करवाया था चुनाव जीतने के लिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाती है। और क्या सर,
जी। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले उन्होंने दलित और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में। जी। जब दलित और मुसलमानों को झगड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने जाटों और मुसलमानों का झगड़ा कराया। जी। तो चौधरी चरण सिंह का समीकरण था वो खराब करने की कोशिश करी उन्हें पूरी तरह से। वो हर चुनाव में 14 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से दंगा करते हैं, 19 के चुनाव में पुलवामा से वोट मांगते हैं, जहां 400 से 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, 400 के 100 आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है, मंदिर की बात करती है, मुस्लिम लीग की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि 10 साल में कितना रोजगार दिया। आज देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि देश की हालत क्या है। आज अपने कामों को नहीं बताते। आज मुस्लिम लीग की बात करते हैं, आज वो देश की बात करते हैं कि पता नहीं कहां जाके बात करते हैं कि कौन से समय में क्या हुआ था। ये भूल गए थे कि देश की आजादी, जब देश आजाद हो रहा था, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर इनके लोग देश में माफी मांग रहे थे, उस समय ये हालत थी इनकी। तो आज इस देश के तानाशाह लोग जो देश को तानाशाही में बर्बाद करना चाहते हैं, आज जनता ने ठान लिया है। पूरी तरह जनता आंदोलित है, अंडर करंट पूरी तरह है और बहुत बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। दंगा का अब कोई संभावना नहीं है। राहुल जी जैसा कहते हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कहेंगे इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ऐश्वर्या राय नाचरी है वो देखो, अमिताभ बच्चन है वो देखो। आज ये इधर उधर दिखा के कभी मुस्लिम लीग की बात करेंगे, कभी जिन्ना की बात करेंगे। आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं सर, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। इसी पे मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी और उस समय पे ये सभी लोगों ने ये वीडियो देखा था कि हिंदू समर्थन में किसी व्यक्ति ने जो है कुछ पोस्ट किया था और 2 मुस्लिम जो है आकर के उसका कत्ल करके चले जाते हैं। ये वीडियोस तो सर सारे सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। उस टाइम पे तो सर कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, बीजेपी की तो सरकार नहीं थी सर। ऐसा होता है कि हर जगह समाज में, चाहे वो जाति में नहीं होते, वो धर्म में नहीं होते, अपराधी किसी भी समाज में हो सकता है। अपराधी मुसलमानों में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है, क्रिश्चियन में भी हो सकता है। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता जी। तो किसी एक घटना को लेकर कि ये 2 लोगों ने हत्या कर दी, कि मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया। मुजफ्फरनगर का दंगा तो पूरी तरह प्रायोजित। सर आपने तो खुद ही कहा है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने षड्यंत्र रचाया था। बिल्कुल बीजेपी ने षड्यंत्र रचाया था, वो दंगा ही बीजेपी का कराया हुआ था। उससे पहले उन्होंने दलितों से कोशिश करी। तो क्या उस षड्यंत्र से सर जयंत चौधरी जी के क्या सर जयंत चौधरी जी को समझ नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं मतलब की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है? तो किस आधार पर सर वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए? बीजेपी के साथ सर गठजोड़ जोड़ लिया उन्होंने अपना, एनडीए में कैसे चले गए सर वो? जैसे अशोक चव्हाण चले गए, जैसे नवीन जिंदल चले गए, ऐसे ही कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उनका कुछ ना कुछ जो चीज है वो दबी और वो चले गए। लेकिन जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जयंत चौधरी पहले भी भाजपा के साथ थे, वोट बैंक पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है और पूरे के पूरे जाटलैंड में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की ठान ली है। आज कई सीटों पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। पहला नंबर तो भूल चुकी है भाजपा, आज दूसरे नंबर की लड़ाई पे खड़ी है। आज बसपा के साथ मिलकर दूसरे पे आ सकेगी तो बहुत बड़ी बात है। तो आज देश का चुनाव जो है ये अलग तरह का चुनाव है, हम इसको पीछे से कंपेयर नहीं कर सकते। आज देश में अभी हो सकता है कोई दंगा करा दें, कहीं चाइना से झगड़ा करा दें, कहीं इधर उधर करा दें, कहीं हिंदू मुसलमान करें, हर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले, क्योंकि हार रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं इनके नेताओं के। आप हालत देखिए, हवाइयां उड़ी हुई है इनके नेताओं की। अभी वो दिन भी आने वाला है, मैं आपको बताऊं कि जैसे समय का अभाव है सर मेरे पास, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास। एक लास्ट सवाल आपके साथ, जाटलैंड का किंग कौन? जाटलैंड का किंग आज इंडिया गठबंधन है। जाटलैंड का किंग किस आधार पर सर, किस आधार पर? आधार बताइए। एमएसपी का कानून इंडिया गठबंधन देने जा रहा है 15 जून पे। देश के किसानों को, देश के नौजवानों को रोजगार देने जा रहा है। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जा रहा है, जिस अग्निवीर ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। देश में अर्थव्यवस्था को अच्छा करने का काम किया जा रहा है। एप्पल का मोबाइल हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गांव में बने, धारावी में बने, वो आंदोलन किया जा रहा है। आज देश को आगे ले जाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये हिंदू मुसलमान जाति धर्म इनसे ऊपर उठ के लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर में इस देश के चुनाव को सिर्फ और सिर्फ धर्म पे लाएगी, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे लाएगी। आज जब सब कुछ फेल हो जाता है तो ये मुसलमान हिंदू इनकी बात करते हैं, लेकिन आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारे देश का किसान गांव गांव डंडे लेकर खड़ा होगा। आप देखिएगा, इनको गांवों में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अभी चुनाव चलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भगाए जाएंगे। इन्होंने दिल्ली में किसानों को नहीं आने दिया था, आज किसान इनको गांवों में नहीं घुसने सर दिल्ली की तरफ जब किसान रुक कर रहे थे तो दिल्ली का चक्का जाम तो किसानों ने भी कर दिया था, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियां हो रही थी। दिल्ली में जो रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, लोगों को परेशानी किसान ने नहीं दी थी। आम लोगों को परेशानी भाजपा की सरकार, दिल्ली पुलिस ने दी थी। किसान साइड में बैठे थे, किसान ने किसी को परेशान नहीं किया, किसान ने किसी का कुछ नहीं किया। लेकिन ये परेशानी भी भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करी थी, देश दिल्ली पुलिस ने क्रिएट करी थी। किसान ने कभी नहीं कहा था कि किसी को परेशानी हो। तो ये सिर्फ जो किया गया देश के साथ में,
एक तानाशाह की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, कॉर्पोरेट सरकार है, जो चाहती है कि सिर्फ इस देश में अडानी अंबानी तरक्की करे, देश का किसान तरक्की ना करे, देश के नौजवान को नौकरी ना मिले। तो आज देश के नौजवान और कॉर्पोरेट अडानी अंबानी से देश की जनता का चुनाव है, और जनता इस बार जिस किसान को दिल्ली घुसने नहीं दिया, वो नौजवान अग्निवीर और वो किसान एमएसपी को लेकर इनको देश के गांवों में घुसने नहीं देगा। देखिएगा इनका कितना बुरा हाल होने वाला है इस चुनाव में। इतना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं होगा जो इस चुनाव में होने जा रहा है, ये हम देखेंगे आने वाले समय। ठीक है, इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाटलैंड के किंग कौन में आज इतना ही। नमस्कार।